बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलामु अलैकुम। राइटिंग शॉर्ट रिपोर्ट्स। मेरे ना इल्म में आया कि शायद आपको रिपोर्ट लिखी जानी है इसी सेमेस्टर में, बल्कि शायद नहीं, सर्टेनली लिखनी है आपने 40 मार्क्स की। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक सो 40 मार्क्स हैं इसके। कुछ आपको सेशनल में से ऐड होंगे और कुछ आपके फाइनल टर्म में से। तो शॉर्ट रिपोर्ट आपका, आई थिंक जैसे असाइनमेंट होती है ना आपकी, क्विज वगैरह होते हैं, ऐसे 40 मार्क्स की वो कोई असाइनमेंट या वट एवर जो भी होगी। तो जैसा भी, अगर ये बात ठीक है तब भी, नहीं है तब भी, आपने इस लेक्चर को ध्यान से लेना है, ताकि आप रिपोर्ट, अगर आपने खुद से लिखनी हो कोई बिजनेस रिपोर्ट कुछ मार्क्स के लिए एग्जाम में या वैसे भी, ताकि आपको खुद से लिखना आ जाए, ठीक है। इसकी आउटलाइंस देखते हैं। रिपोर्ट्स पहले देखेंगे हम, रिपोर्ट्स होता क्या है जनरली। उसके बाद देखेंगे व्हाट मेक्स अ गुड रिपोर्ट, क्या चीज़ें एक रिपोर्ट को अच्छा रिपोर्ट बनाती हैं, ठीक है, अच्छी रिपोर्ट बनाती हैं। उसमें ये चीज़ें इंक्लूड है एक्यूरेसी, एक्यूरेट होना, आपको पता है कि ठीक होना, करेक्टनेस, उसकी एक्यूरेसी। डिस्क्राइब फैक्ट्स एंड इवेंट्स इन कंक्रीट टर्म्स, यानी कि कंक्रीट टर्म्स में आप सॉलिडली उसके फैक्ट्स एंड इवेंट्स ईच एंड एवरीथिंग आपने डिस्क्राइब की हो। पुट द फैक्ट्स इन पर्सपेक्टिव, यानी कि पर्सपेक्टिव वन बाय वन उनको ऑर्गेनाइज करें, फैक्ट्स को ऐसे ही उनको एकदम से मर्ज करके ना लिखें, पर्सपेक्टिव में लिखें, ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखने, एक डिसिप्लिन वे में आप अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें। गिव प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर योर कंक्लूजन्स, ठीक है, ढेर सारे एविडेंस दें अपने कंक्लूजन को, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आप सॉलिड करने के लिए, उसको आप साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए प्लेंटी ऑफ एविडेंस प्रोवाइड करें रिपोर्ट में। प्रेजेंट ओनली ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड वेरीफाइएबल कंक्लूजन, सिर्फ ऑब्जेक्टिव एविडेंस, ऐसे एविडेंस जिनका कोई पर्पज़ है, जो पर्पजफुल है, ऑब्जेक्टिव एविडेंस वो दें, और कंक्लूजन ऐसा प्रोवाइड करें जो वेरीफाइएबल है, यानी कि खुद से आप कोई बात कंक्लूड ना करें, बल्कि जो चीज़ वेरीफाई हो सकती है लॉजिकली आप उसको प्रूव कर सकते हैं, उसके एविडेंस दे सकते हैं, ऐसा कंक्लूजन प्रोवाइड करें अपनी रिपोर्ट में। कीप योर पर्सनल बाइसेस इन चेक, पर्सनल बाइसेस, बाइसनेस को हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है पीछे। तो अपनी जो पर्सनल बाइसनेस है आपकी, उसको आप इन चेक में रखें, यानी कि उसको आप काबू में, कंट्रोल में रखें अपने। द कॉन्टेंट शोज राइटर्स गुड जजमेंट, तो आपकी जो रिपोर्ट का कॉन्टेंट है वो आपकी जजमेंट का बताएगा, यानी कि आपकी रिपोर्ट पढ़ के पता चलेगा ना आपकी मेंटल लेवल कितनी है, मेंटल कैपेबिलिटी, आपकी जो जज करने की सलाहियत है, वो कैपेबिलिटी है वो कितनी है और कैसी है। रिस्पॉन्सिव फॉर्मेट, स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट सब्जेक्ट डज द रिपोर्ट कवर, व्हाई इज द रिपोर्ट बीइंग प्रिपेयर्ड, ये आपका फॉर्मेट होगा, यानी कि फॉर्मेट कैसे लिखना है, स्टाइल क्या होना चाहिए, और रिपोर्ट में क्या कहा, यानी कि रिपोर्ट क्या क्या चीज़ें कवर करेगी, और रिपोर्ट किस लिए प्रिपेयर की जा रही है। आगे शॉर्ट रिपोर्ट, पैनिंग शॉर्ट रिपोर्ट फॉर्मेट, एस्टैब्लिशिंग अ बेसिक स्ट्रक्चर, की पॉइंट्स टू कवर, ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, मेमोज एंड रिपोर्ट्स। आई थिंक ये सारा बारी बारी हम इसको पढ़ेंगे, इसको अब हम रीड आउट नहीं करते, हम यहाँ से फॉर्मली अपना लेक्चर रिपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट्स आर डॉक्यूमेंट्स विच प्रेजेंट फोकस्ड सैलिएंट कंटेंट टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस। क्या होती है रिपोर्ट? एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो प्रेजेंट करता है फोकस्ड सैलिएंट कंटेंट टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस, यानी कि एक तो बात आपने याद रखनी है, रिपोर्ट में आपके ऑडियंस जो है स्पेसिफाइड होते हैं, मखसूस लोग हैं जिनके लिए आपने रिपोर्ट लिखनी है, मखसूस ऑडियंस है आपके, क्लियर। और ये एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट था तो आपको पता है। अच्छा, फोकस्ड फॉर्म में और सैलिएंट कंटेंट है, यानी कि एक कंक्रीट फॉर्म में सॉलिड कंटेंट है, और फोकस तो हम ऑलवेज कुछ भी राइट कर रहे हो हम अपने पॉइंट पे फोकस रखते हैं, मेन आइडिया पे फोकस रखते हैं, तो ये एक ज़्यादा फोकस रिपोर्ट आप कंसिडर करें कि ज़्यादा फोकस डॉक्यूमेंट है, ओके। मेन पॉइंट इसमें क्या, स्पेसिफिक ऑडियंस होते हैं आपके, क्लियर हुआ, कुछ पता चला रिपोर्ट क्या होती है। अब आगे देखते हैं। रिपोर्ट्स आर ऑफन यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किस लिए यूज़ होती हैं रिपोर्ट्स, अक्सर औकात वो कह रहा है डिस्प्ले का मतलब है शो करने के लिए, दिखाने के लिए, जाहिर करने के लिए, क्या भला, किसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, इन्वेस्टिगेशन का हो या इंक्वायरी का रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, वैसे ना बाय द वे मज़े की बात बताऊँ आपको, ये इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी ये दोनों लीगल टर्म्स हैं, ठीक है। मतलब इंक्वायरी का भी मतलब होता है कि इससे सवाल जवाब करना, इंक्वायर करना, इन्वेस्टिगेशन का भी वही मतलब होता है। अच्छा, मज़े की बात है, ये लॉ की टर्म्स है, मैं आपको इनका डिफरेंस बताती हूँ। तो अच्छा, अगर किसी मतलब आपके टॉपिक से हट के बात है लेकिन मज़ा आएगा, आप सुने। अगर किसी आप कह लें क्रिमिनल को या किसी एक्यूज को कोई पुलिस अरेस्ट करती है, अच्छा पुलिस अब अरेस्ट करेगी, पुलिस को, अच्छा किसने एफआईआर की कि इसने ये जुर्म किया, वट एवर जो भी, अच्छा पुलिस जो करेगी सारी की सारी उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी ना, कि अब इसने वाकई जुर्म किया है या नहीं, ये मुलजिम है या नहीं, ठीक है, इसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। और जज नहीं, मैजिस्ट्रेट करता है, यानी कि जो क्रिमिनल केसेस से डील करता है ना उसको हम मैजिस्ट्रेट कहते हैं। जज भी होता है सेशन लेवल पे, एडिशनल जज, सेशन जज भी होता है, लेकिन जो मतलब फर्स्ट स्टेप पे जो क्रिमिनल केस से डील करता है वो मैजिस्ट्रेट होता है। अच्छा, मैजिस्ट्रेट जो करता है उसको हम कहते हैं इंक्वायरी, ठीक है। ये इनका लीगल एक डिफरेंस है, ये वैसे ही आपको जस्ट फॉर आपका कह लें इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए मैंने बताया। वेल,
हम ये जिक्र कर रहे हैं कि रिपोर्ट्स में हम किसी इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का या एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, इसलिए हम रिपोर्ट्स लिखते हैं। You may be surprised that a variety of documents quality as reports कि बहुत से, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स, वेराइटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स उनको क्वालिफाई एज अ रिपोर्ट्स, यानी कि वो रिपोर्ट्स कहलाते हैं। आपकी जो अभी यूनिवर्सिटी से तो नहीं, स्कूल लेवल पे आपकी रिपोर्ट होती है ना, कि आपकी मार्क्स रिपोर्ट हो गई, उसके बाद डॉक्टर की भी रिपोर्ट होती है, और ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स जिनको हम रिपोर्ट्स कहते हैं जनरली। लेकिन इधर हम स्पेसिफिकली जो बिजनेस रिपोर्ट्स है उससे डील करने लगे हैं। तो आप देखें, द वर्ड रिपोर्ट कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम pre-printed forms to brief informal letters and memos to 3-volume manuscripts। समझ आई कि रिपोर्ट का इतना ज़्यादा वो कह रहा है वसी दायरा है कि एक छोटी सी ब्रीफ फॉर्म, ब्रीफ मेमो और बिजनेस लेटर, इनफॉर्मल लेटर, उससे लेकर 3-वॉल्यूम मैन्यूस्क्रिप्ट्स, यानी कि एक बड़ा ह्यूज वॉल्यूम का जो स्क्रिप्ट है उस तक, ये सारी चीज़ों को आप रिपोर्ट कह सकते हैं, यानी कि ये रिपोर्ट सबको कवर करती है। अच्छा, एक छोटा बिजनेस लेटर है, आप कहें जी मैंने अपने बॉस को रिपोर्ट देनी है। अच्छा, वो रिपोर्ट हो इस फॉर्म में कि आपने उसके ऊपर जो हम लेटर डिस्कस करके आए हैं, आपने उसको लेटर, अच्छा आप कह लें कि आपने उसको लेटर, परफॉर्मेंस लेटर देना है, कि आपने बताना है कि आपकी एम्प्लॉयज़ की कैसी परफॉर्मेंस है जो आपके अंडर है, आपने बॉस को बताना है। अच्छा, असल में तो वो होगा परफॉर्मेंस लेटर, और वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन है ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपने अपने बॉस को देना है, तो उसको हम मेमो भी कहेंगे। हमने पढ़ा ना मेमोरेंडा किसको कहते हैं। ओके, अच्छा, वो परफॉर्मेंस लेटर भी बन गया, मेमो भी बन गया, मेमोरेंडा भी बन गया, और उसको हम रिपोर्ट भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं ना, बात को फॉलो करें कि रिपोर्ट वो कहता है किसी भी, हम जो प्रिंटेड फॉर्म में, प्री प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है उसको हम रिपोर्ट कह सकते हैं। मतलब एक छोटे मेमो से लेकर और एक वॉल्यूम, 3-वॉल्यूम ह्यूज वॉल्यूम मैन्यूस्क्रिप्ट तक हम उसको जनरली रिपोर्ट कह सकते हैं, ठीक है, कहते भी हैं। It should be noted that reports are considered to be legal documents in the workplace and thus they need to be precise, accurate and difficult to misinterpret। समझ आई? वो कहता है ये तो हम जनरली कहते हैं, लेकिन आपने ये बात नोट करनी है कि रिपोर्ट्स क्या हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेन बात है। अब समझ आई मुझे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ऊपर क्यों उसने प्रोवाइड किया गया था। वेल, मैंने आपको उसका डिफरेंस बता दिया। आपने ये बात याद रखनी है कि रिपोर्ट है एक लीगल डॉक्यूमेंट है किसी भी वर्क प्लेस पर जो यूज़ होता है। दे नीड टू बी प्रिसाइज, इसलिए रिपोर्ट को साइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और डिफ़िकल्ट टू मिस इंटरप्रेट, और ऐसी हो कि जिसको आप मिस इंटरप्रेट ना कर सकें, यानी कि उसका गलत मीनिंग पेश ना कर सकें। पेश करना उसका गलत मीनिंग बहुत मुश्किल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि क्लियरली अपना मीनिंग डिस्क्राइब करती हो रिपोर्ट। अब आपको क्लियर हुआ रिपोर्ट होती क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि क्या चीज़ें एक रिपोर्ट को गुड रिपोर्ट बनाती हैं। गुड रिपोर्ट हैव 3 थिंग्स इन कॉमन, 3 चीज़ें कॉमन है गुड रिपोर्ट्स में। कौन सी भला? द इंफॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट, इन्फॉर्मेशन जो आपने रिपोर्ट में प्रोवाइड किया वो बिल्कुल ठीक एक्यूरेट होनी चाहिए। ओके, द कंटेंट शोज राइटर्स गुड जजमेंट, तो डेफिनेटली ये बात हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं कि कंटेंट जो है रिपोर्ट में वो राइटर की जजमेंट के बारे में बताता है। अगर तो आपने अच्छी चीज़ें, कंक्लूजन अच्छा दिया होगा, इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट दी होगी, तो पता चल जाएगा कि इसको लिखने वाला कोई समझदार बंदा है, उसकी जजमेंट अच्छी है, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी अच्छी है, कि वो ऐसे ही इधर उधर की बात करने का आदी नहीं है, वो अपने जो उसने बात की है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा है, जो कंक्लूजन किया वो सॉलिड और एक्यूरेट उसने दिया, ठीक है ना। तो जजमेंट का उसके पता चल जाता है राइटर की रिपोर्ट से। द फॉर्मेट, स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड टू रीडर्स नीड, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया आउटलाइन में भी, कि फॉर्मेट आपने जो स्टाइल और ऑर्गेनाइजेशन सारी चीज़ें ये जो चूज़ करने हैं ये रीडर्स की नीड के मुताबिक होनी चाहिए, ठीक है। जैसा रीडर है आपका, जो क्योंकि रिपोर्ट में स्पेसिफिक ऑडियंस होते हैं ना, तो आपको पता है ऑडियंस कौन है और वो कैसे हैं, तो आप उनके रिस्पॉन्ड में आप अपना फॉर्मेट, स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्यूरेसी पे। द फर्स्ट थिंग अ बिजनेस रिपोर्ट मस्ट लर्न टू डू इज़ टू टेल द ट्रूथ। पहली चीज़ जो बिज़नेस रिपोर्ट को करनी है वो क्या होनी चाहिए कि वो बिज़नेस रिपोर्ट सच बताए, टेल द ट्रूथ। वो रिपोर्ट सच बताएगी, झूठ नहीं बोलेगी बिज़नेस रिपोर्ट, ठीक है, ये उसकी एक्यूरेसी है। टू इंश्योर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए आपने क्या करना है, चेक द फैक्ट्स, यानी कि फैक्ट्स एंड फिगर जो आपने प्रोवाइड किए उनको चेक करें कि आपने ठीक किए हैं। और दूसरे नंबर पे रिड्यूस डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करें, मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें जितना आप कर सकें, ताकि आपका जो ऑडियंस है वो क्रेडिबल बने, आप पे क्रेडिबिलिटी हो। अच्छा, डिस्टॉर्शन का मतलब होता है तहरीफ, मतलब चेंजिंग जो आप कहते हैं ना, अमेंडमेंट्स, उसको रिड्यूस करें, बहुत कम करने की कोशिश करें, तहरीफ ना हो आपकी रिपोर्ट में। ओके, डिस्क्राइब फैक्ट्स एंड इवेंट्स इन कंक्रीट फॉर्म। इट इज़ बेटर टू से सेल्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम रुपीज 4 lakh to rupees 4,50,000 in 2 months rather than sales have skyrocketed।
मतलब आप कंक्रीट फॉर्म में बात करें कि आप कह रहे हैं ना कि सेल्स जो है स्काई रॉकेट इतनी आसमान को छू रही है जी इसकी सेल, ये तो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है सेल। तो इसकी बजाय आप ये वाला जो फिक्रा है ना कि आसमान को छूने वाला या आसमान तक पहुंच गई है या बड़ी बुलंद हो गई है, इसको आप यूज़ करने के बजाय आप कंक्रीट बात करें, ये फिगर यूज़ करें कि आई थिंक ये 4 लाख से 4,50,000 तक पहुंच गई है। ठीक है, क्लियर, आपने बताया 2 मंथ्स में इतनी हो गई है। ठीक है, क्लियर, यानी कि फैक्ट्स जो कंक्रीट फॉर्म में आपने प्रोवाइड करना है रिपोर्ट्स में। ओके, put the fact in perspective. If you tell your reader that the value of stock has doubled in 3 weeks, अगर आप रीडर को ये बताना चाहते हैं कि जो स्टॉक की वैल्यू है वो डबल हो गई है 3 हफ्तों में, यू आर ओनली गिविंग अ पार्शियल पिक्चर, तो आप उसको सिर्फ पार्शियल पिक्चर प्रोवाइड करें। दे विल हैव अ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग, उनकी रीडर्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग, आपकी वो जो पिक्चर आप पोर्ट्रे करेंगे उससे उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इफ़ यू से द वैल्यू ऑफ स्टॉक हैज़ डबल्ड इन 3 weeks राइजिंग फ्रॉम ₹2 to 4 पर शेयर ऑन द रूमर ऑफ पोटेंशियल मर्जर, समझ आ रही है? जैसे इधर बताया ना, उसने एग्जैक्ट फिगर दे दिए कि 4 लाख to 4,50,000 टन इंक्रीज़ किया। तो अगर आप उसे बताना चाह रहे हैं अपने रीडर को कि जो स्टॉक की वैल्यू हो वो लास्ट 3 weeks में डबल हो गई है, इसकी बजाय आप एग्जैक्ट उसको बताएं कि जो स्टॉक की वैल्यू है ना, इसमें ये वाला स्टॉक मतलब जो ₹2 जिसकी वैल्यू थी वो ₹4 हो गई है, या जो स्टॉक ₹5 था वो ₹10 हो गई है। मतलब ऐसे आप उसको करके देंगे तो वो ज़्यादा आपका क्लियर होगा और फैक्ट्स ज़्यादा रीडर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो गए हैं। ओके, give plenty of evidence for your conclusion statements like we have to recognize the sales force, we are bound to lose market share may or may not be true, कि आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम जो है रिकॉग्नाइज करेंगे द सेल्स फोर्स और वी आर बाउंड टू लूज मार्केट शेयर, ऐसी स्टेटमेंट्स जैसे आप देते हैं ना, इसका ये मतलब है कि वी हैव टू रिकॉग्नाइज द सेल्स फोर्स, कि जो सेल्स की फोर्स है मार्केट में, जो सेल का लेवल है, यानी कि अगर आपने सेल ऑन किया है तो कितनी और ऑर्गेनाइजेशन है या और कितनी मार्केट वैल्यू पे कितनी सेल्स आ रही हैं, आप उसको रिकग्नाइज करेंगे। या फिर आप कह लें कि हम जो बाउंड है मार्केट शेयर को लूज़ करने में, मतलब हम ये बाउंड है। आप इस तरह की जो एविडेंस बात स्टेटमेंट देंगे ना, ये स्टेटमेंट रीडर पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट करेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि हम किसी चीज़ के लिए बाउंड है, या हम ये करेंगे या हम ये करना चाह रहे तो हम कर नहीं पाए, मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स आप रेज करें और रिपोर्ट में। रीडर्स हैव नो वे ऑफ नोइंग अनलेस यू प्रोवाइड सफिशिएंट डेटा टू सपोर्ट योर क्लेम, और रीडर को यकीन नहीं आएगा कब तक, जब तक आप डेटा नहीं प्रोवाइड करेंगे। मतलब जैसे आप उसको कह रहे हैं कि डबल हो गया इसकी वैल्यू, या आप कह लें कि हमारी मजबूरी है मार्केट शेयर पे, हमने ये करना था इतना, मतलब मार्केट लेवल पे मार्केट प्राइस जो इसकी राइज हुई हमने भी राइज कर दी, ऐसे नहीं। आप उसको बताएं कि इसकी मार्केट प्राइस इस वीक में या इस मंथ में या लास्ट मंथ में इतनी थी, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स को प्रोवाइड करें, और अब इसकी मार्केट वैल्यू इतनी है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इतनी वैल्यू में इसको सेल कर रही है। ठीक है, एग्जैक्ट उसको फिगर प्रोवाइड करें तब वो यकीन करेगा। इसका ये मतलब है कि प्लेंटी ऑफ एविडेंस दे रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ भी यही बात बताई गई है कि रीडर तब तक आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा जब आप उसको सफिशिएंट डेटा नहीं प्रोवाइड करेंगे अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। आपने उसको डेटा प्रोवाइड करना है, डेटा मीन्स एग्जैक्ट फिगर्स, जैसे ये और ये डिस्कस किया हमने। Okay, present only objective evidence and verifiable conclusions. Try to avoid drawing conclusion from less information. जो इन्फॉर्मेशन आपके पास खुद ही कंप्लीट नहीं है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है आपके पास या लैक्यूनाज है आपकी इन्फॉर्मेशन में, तो आप उससे कंक्लूजन कैसे ड्रा कर सकते हैं? मतलब कंक्लूजन तो आप ऐसी इन्फॉर्मेशन से ड्रा करेंगे जिसमें आप खुद श्योर हैं, जिसमें आप खुद अभी कंफ्यूज हैं, तो उससे कंक्लूजन ड्रा करने से अवॉइड करें, गुरेज करें। एंड डू नॉट एज्यूम दैट अ प्रोसीडिंग इवेंट इज़ अ काज ऑफ व्हाट फॉलोज, और इस बात का आप ये चीज़ें खुद से एज्यूम ना करें। एज्यूमेशन आपने कुछ भी नहीं करनी, ठीक है, प्रिजम्पशन नहीं करनी कि आपका जो प्रोसीडिंग इवेंट्स है इज अ काज व्हाट फॉलोज, कि जो इवेंट हुआ है ना वो इसकी वजह के जो पहले हुआ था उसकी वजह से ये भी मसला बन गया। मतलब ऐसी बातों से, ये ऐसे लेम एक्सक्यूज से आपने गुरेज करना है रिपोर्ट में। एग्जांपल हम इसके देखते हैं। इफ़ द सेल्स डिक्रीज आफ्टर अ न्यू एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाज कॉन्ट्रैक्टेड, कि अगर तो सेल डिक्रीज़ हो गई यानी कि कम हो गई है, आपने एक नई एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने कॉन्टैक्ट किया आपके साथ, यानी कि कोई एजेंसी है जो एडवर्टाइज़ करती है, कमर्शियल देती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, व्हाटएवर। अच्छा, उसका आपसे कॉन्टैक्ट हुआ और आपकी सेल जो डिक्रीज़ हो गई है, इंक्रीज़ करनी चाहिए थी ना एडवर्टाइजमेंट से सेल, लेकिन डिक्रीज़ कर गई है, तो इट डज़ नॉट मीन दैट द एजेंसी इज़ टू बी ब्लेम। अब इसका ये मतलब तो नहीं आप उस एजेंसी को ब्लेम करें। मतलब एक तो उसने आपसे एडवर्टाइजिंग कॉन्टैक्ट किया है कि आपकी सेल्स की या जो आपकी प्रोडक्ट है उसको वो एडवर्टाइज़ कर रही है, उसकी कमर्शियल चला रही है, वो तो एजेंसी का तो ये मतलब था ना कि आपका जो सेल्स है वो इंक्रीज़ करे, लोग ज़्यादा फेमिलियर हों आपके प्रोडक्ट से। लेकिन
अगर ये हो गया अनफॉर्चुनेटली कि आपका सेल्स डिक्रीज़ कर गई है, तो आप ऐसा ना करें कि आप उस एजेंसी को ब्लेम करें कि ये जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है इसका कसूर है, ये बिल्कुल गलत बात होगी। अदर फैक्टर्स में हैव अ रोल टू प्ले इन दिस एज वेल। इसी तरह वो कहता है और भी बहुत से फैक्टर हैं जिनका इफेक्ट होता है, समझ रहे हैं आप बात। तो ये तो बस एक एग्जांपल देकर उसने आपको समझाया कि रिपोर्ट में भी या कैसे भी आप इस तरह नहीं करें। वैसे भी किसी को ब्लेम करना ऐसे ही और इस तरह मतलब विदाउट एनी कंक्रीट एविडेंस, ये गलत बात है। और ये हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने बिजनेस में ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस और ऐसी चीज़ों को मद्देनजर रखना है, ठीक है। कीप योर पर्सनल बाइसनेस इन चेक, ये तो हम डिटेल से पहले भी पढ़ा है हमने, पहले देखते हैं इसको। इवन इफ यू हैव अ पर्सनल बाइस टुवर्ड्स द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्ट। अच्छा, आपको जो रिपोर्ट का सब्जेक्ट है, टॉपिक है, पसंद नहीं है, पर्सनली आपको अच्छा नहीं लगता, होती है ना भाई, किसी की नेचर होती है, उसको किसी खास चीज़ से, टॉपिक से चिढ़ होती है। मतलब आप हैं, अब आपको होगी अब मैथ्स से या इंग्लिश से या मे बी बिजनेस इंग्लिश से या मे बी इस लेक्चर से या किसी चीज़ से चिढ़ होती है ना, मतलब एलर्जी होती है, अच्छा नहीं लगता, फोबिया सा होता है। अब हर बंदे की नेचर होती है। अच्छा, हो सकता है जो रिपोर्ट का सब्जेक्ट है, उसका जो टॉपिक है, मेन आइडिया, वो आपको अच्छा नहीं लगता हो। ट्राई टू कीप योर फीलिंग्स फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग योर चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश करें, उनको सप्रेस करें, अपने बाइसनेस को, आपकी जो डिसलाइकिंग है उसको आप हाइड करें, क्योंकि आपका काम है, आपने वो रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है विदाउट एनी बाइसनेस। तो आप अपनी वो चिड़ को या जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, डिसलाइकिंग है आपकी, आप उसको सप्रेस करें, उसको हाइड करें, उसको अपने वर्ड्स में शो ना होने दें। इस तरह आपकी रिपोर्ट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। Such biases not only offend but also obscure the facts and provoke emotional responses। ओए होए होए, वो कह रहा है ये बाइसनेस जो आपकी है ना, वो ना सिर्फ उसको ऑफेंड करेगी, यानी कि ना कि पढ़ने वाले को सिर्फ गुस्सा आएगा, बल्कि आपके जो फैक्ट्स हैं वो इसको भी एक्सक्योर करेगा। एक्सक्योर का यानी मतलब होता है अनक्लियर, गैर वाजे करेगा। तो जो आप कुछ चीज़ों के तरफ बाइसनेस है ना, आप फैक्ट्स तो बता रहे हैं लेकिन उनको भी वो अनक्लियर कर देगा। एंड प्रोवोक इमोशनल रिस्पॉन्सेज। तो जाहिर है अब आप अगर बाइस हैं उसकी तरफ, तो हो सकता है कोई उसको लाइक करता है उस टॉपिक को, वो मतलब उसको आपके वो जो वर्ड्स हैं बाइसनेस वाले उसको ऑफेंड भी करें और वो इमोशनली रिस्पॉन्स करे, यानी कि स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स करे, इसलिए बाइसनेस से गुरेज करें। रोल ऑफ कंटेंट इन राइटर्स गुड जजमेंट। द कंटेंट शो राइटर्स गुड जजमेंट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि राइटर की गुड जजमेंट के बारे में कंटेंट ही बताएगा जो उसने रिपोर्ट में लिखा है कि उसकी जजमेंट कैसी है। गेटिंग द मेन आइडिया एट द बिगनिंग ऑफ द रिपोर्ट। मेन आइडिया को रिपोर्ट के बिगनिंग में रखें, यानी कि स्टार्ट में रखें। सीइंग द फैक्ट्स को मद्देनजर रखें। रिसीविंग द होल स्टोरी, सारी इन्फॉर्मेशन खुद रिसीव करें और फिर रिपोर्ट में लिखें। रीडिंग लैंग्वेज दे कैन अंडरस्टैंड, और लैंग्वेज रीडिंग वाली ऐसी हो जो आपके ऑडियंस है वो आराम से अंडरस्टैंड कर सकें। लर्निंग समथिंग दैट विल मेक देयर जॉब इज ईजियर, कि वो ऐसी चीज़ें आपकी रिपोर्ट से सीखें जो उनकी जॉब को इजी बनाए, यानी कि उनके काम को इजी बनाए, वो जो आपकी रिपोर्ट है उनको फैसिलिटेट करे आपके स्पेसिफाइड ऑडियंस को। रिस्पॉन्सिव फॉर्मेट स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन। बिफोर राइटिंग यू मस्ट डिसाइड, लिखने से पहले आपको ये चीज़ ज़रूर डिसाइड करनी है कि वेदर टू यूज़ अ लेटर, मेमो और मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्मेट, कि फॉर्मेट आप किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लिख बेशक आप रिपोर्ट ही रहे हैं, लेकिन फॉर्मेट आपने लेटर का यूज़ करना है, मेमो का या मैन्यूस्क्रिप्ट का, ये वेरी करता है ना कि है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या, ये किसको भेजनी है वो। वेदर टू ग्रुप योर आइडियाज़ वन वे और एन अदर, और आपके आइडियाज़ जो हैं उनको किस तरीके से आपने उनको लेट करना है, किस तरीके से अपने आइडियाज़ को आपने ग्रुप करना है। वेदर टू एम्प्लॉय एन इनफॉर्मल स्टाइल, कि आपने फॉर्मल स्टाइल में लिखनी है रिपोर्ट या इनफॉर्मल स्टाइल में लिखनी है। ठीक है, ये भी आपके ऑडियंस से, आपके सब्जेक्ट मैटर से आप डिटरमिन कर सकेंगे। When making decision about the formal style and organization of a report, considers its origin। अच्छा, जब ये इसके बारे में डिसीजन ले रहे हो, ये ऊपर वाली बातें तो कंसीडर करनी है, इनको भी कंसीडर करें। क्या क्या? उसका ओरिजिन, यानी कि उसका माखज़ क्या है, रिपोर्ट क्यों आपको ज़रूरत पड़ी लिखने की, उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है, क्यों लिख रहे हैं, वजह। सब्जेक्ट डेफिनेटली, उसका टॉपिक, टाइमिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पर्पस, प्रोबेबल रिसेप्शन। पर्पस यानी कि उसका मकसद क्या है, प्रोबेबल कहते हैं गालिब, जो रिसेप्शन है, जो आपको इम्कान है, जो आपको गालिब है, यानी कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी आपको कंसीडरेबल आपके लिए होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट सब्जेक्ट डज द रिपोर्ट कवर। द सब्जेक्ट ऑफ अ बिजनेस रिपोर्ट अफेक्ट्स इट्स फॉर्मेट एंड वोकैबुलरी। ठीक है, कि जो बिजनेस रिपोर्ट का सब्जेक्ट है वो उसके फॉर्मेट और उसके वोकैबुलरी को अफेक्ट करता है, यानी कि उन पर असरअंदाज होता है, उसका जो टॉपिक है, सब्जेक्ट मैटर है उसका।
एग्जाम्पल देखें, एन ऑडिट रिपोर्ट वुड कंटेन अ लॉट मोर नंबर्स ऑफन इन द फॉर्म्स ऑफ टेबल। ऑडिट रिपोर्ट उस रिपोर्ट को कहते हैं कि जो आप हिसाब किताब के लिए देते हैं, यानी कि आप कह लें कि आप फाइनेंस मैनेजर हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी कंपनी में, अपनी फर्म में, तो आपने हर महीने की या साल की या जैसे ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। ऑडिट कहते हैं हिसाब किताब वाली जो रिपोर्ट होती है। अच्छा, वो कह रहा है कि जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसमें क्या होता है, नंबर्स और टेबल्स और ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। डेफिनेटली हिसाब किताब में नंबरिंग होगी ना, आप एग्जैक्ट डिजिट बताएंगे कि यहाँ इतने से इतना हुआ इंक्रीज़, या इतना यहाँ पे खर्च हुआ, या ये बजट का ये सिस्टम है, या इकोनॉमी कैसे कर रही है। नंबर ज़्यादा होंगे उसमें, फॉर्म्स होंगे, टेबल्स होंगे ऑडिट रिपोर्ट में, ये तो एक डेफिनेट बात है। Why is the report being prepared? Reports can be prepared for different purposes. रिपोर्ट क्यों तैयार की जाती है, तो उसके ये पर्पसेस हैं, डिफरेंट पर्पसेस के लिए वो कह रहा है तैयार की जाती है रिपोर्ट। पहला है इंफॉर्मेशनल, इन्फॉर्म और इंस्ट्रक्ट प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, कि आप हाल की जो इन्फॉर्मेशन है, प्रेजेंट आपकी मालूमात है, वो आपने किसी को देनी है या आपने उसको इंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि हदायत देनी है, तो आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, एक पर्पज़ हो गया। दूसरा इन्फॉर्मेशन में आता है कि रीडर्स सी द डिटेल्स ऑफ इवेंट्स, एक्टिविटीज़ और कंडीशंस। अब रीडर को कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन सीकर है, वो उसको कुछ चाहिए, तो आपने उसको कुछ डिटेल, इवेंट्स की डिटेल्स, एक्टिविटीज़ या कंडीशन उसको प्रोवाइड करनी है। मतलब आप उसको उसकी इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं, मालूमात दे रहे हैं जिसकी उसको ज़रूरत है। नो एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, नो कंक्लूजन एंड नो रिकमेंडेशन। तो जो इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट्स होती हैं ना, उनमें किसी भी चीज़ का आप तज्जिया नहीं करते। एनालिसिस का मतलब होता है तंजिया, यानी कि किसी भी कंडीशन का, सिचुएशन का, हालत का आप तज्जिया नहीं करेंगे, जज नहीं करेंगे किसी चीज़ को, ना कोई कंक्लूजन ड्रा करेंगे और ना कोई रिकमेंडेशन या सजेशन देंगे। बिकॉज इसका सिर्फ पर्पज़ यह है कि आप इन्फॉर्मेशन सिर्फ देते हैं, ठीक है, ना कि खुद से कोई आप कह लें अपना हाइपोथेसिस आप सेट कर रहे हैं या कोई कंक्लूजन दे रहे हैं या कोई सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं आपने करना। इसका पर्पस ओनली टू गिव इन्फॉर्मेशन। एनालिटिकल, जो एनालिटिकल रिपोर्ट्स हैं, रिटन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये मसाइल का हल जो है वो निकालने के लिए लिखी जाती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इन्फॉर्मेशन इज़ एनालाइज, तो इनमें जो है इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं एमसीक्यूज़ के लिए भी, कि अब इन्फॉर्मेशनल में तो एनालाइज नहीं होगा, जो एनालिटिक है उसमें आप इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, उसका तज्जिया करेंगे। कंक्लूजन्स आर ड्रॉन एंड रिकमेंडेशंस आर मेड, तो इसमें कंक्लूजन भी आप ड्रॉ करते हैं और रिकमेंडेशन, सजेशंस भी अपने रीडर को प्रोवाइड करते हैं। थर्ड पर्पज ऑफ रिपोर्ट इज परसुएसिव पर्पज, दैट इज परसुएशन। इसको हम परसुएशन को डिस्कस भी कर चुके हैं पीछे डिटेल से। एंड एक्सटेंशंस ऑफ एनालिटिकल रिपोर्ट्स, मेन फोकस इज टू सेल एन आइडिया और सर्विस और प्रोडक्ट। तो जो कहता है परसुएसिव पर्पस है, ये एनालिटिकल रिपोर्ट की एक्सटेंशन है, यानी कि उसको वसी करें तो ये उसके सब टॉपिक्स में आ जाता है। इसका फोकस क्या होता है, कोई आइडिया सेल कर रहे हैं आप, कोई सर्विस या प्रोडक्ट, यानी कि कुछ बेच रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की आप कह लें कि उसके कस्टमर्स को आप वैल्यू अप करने के लिए ये लिखते हैं, ये वाली रिपोर्ट। ओके, that's for this video. Take care of yourself. Allah Hafiz.